ओके चले, नेक्स्ट हमारे पास है कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, राइट? किसी ने सुना है कांटेक्ट फोर्स क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होती है? एनी आइडिया? कल हमने इस पर डिस्कशन किया था क्लास में, याद है आप में से किसी को? यस सर। क्या होती है? सर आपने बताया था कि है ना कोई भी ऑब्जेक्ट होता है के दरमियान है ना एक छोटी सी फोर्स होती है जो है ना उन दोनों को कनेक्ट करती नो, है, और आपने उसकी थोड़ा सा वैल्यू बताइए। बताई थी 6.1। नहीं नहीं भाई, वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। दैट इज नॉट, ग्रेविटेशनल है। दैट इज नॉट नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स याद है किसी को? कल हमने बात की थी टेबल की एग्जांपल में। अच्छा, वो वाली जो आपने बोला था कि ना कि 10 नीचे है ना फोर्स लगा है, मगर टेबल भी ऊपर फोर्स लगा के उनको यस, रोक के है ना कैंसिल कर रहा बिल्कुल। है, बैलेंस फोर्स। वो तो बैलेंस फोर्स का एक वो था ना, खाली एक कैरेक्टरिस्टिक था, वो स्पेशल केस था। तो उसके अंदर ये भी हो सकता है कि एक जगह से है ना का वो फोर्स भर के है ना आगे कर दे, कॉन्टेक्ट फोर्स का। चलो गुड ट्राई, मैं बताता हूँ। एक थोड़ा सा हम जो है ना इसको वन नोट पे समझने की कोशिश करेंगे। मैं शेयर करता हूँ। सॉरी। आवाज क्या सबको कम आ रही है? तो कह रहे हैं आपकी नहीं सर, आवाज। डैडी। अहमद का मैसेज आया हुआ था कि आवाज कम आ रही है। नहीं सर, सही आ रही। सही है, चलो ठीक है। अच्छा जनाब, तो हम देखते हैं, वन नोट नजर आए तो बताइएगा मुझे। बताइए, नजर आ रहा है? सर आ रहा। ओके, देखो, आपके पास एक सरफेस है, लेट्स से ये टेबल है, ठीक है। इस टेबल के ऊपर आपने एक ब्लॉक रख दिया मास m का, सही है। अब क्योंकि इस ब्लॉक की और इस टेबल की इतना एरिया कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। टेबल तो पूरी बड़ी है, लेकिन इन दोनों के आपस में जो कांटेक्ट सरफेसेस कांटेक्ट में आ रही हैं वो ये रेड एरिया है, ठीक है। तो होता क्या है, जब भी कोई सरफेस किसी दूसरे सरफेस या कांटेक्ट में आती है ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल टेबल की एक सरफेस है और एक m की सरफेस है, मास m एक ब्लॉक है उसकी सरफेस है। तो टेबल के ऊपर वो कांटेक्ट में आया तो मास m जो है वो वेट लगाएगा डाउनवर्ड, ठीक है, क्योंकि वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है। उसकी अगेंस्ट ये टेबल जो है ये एक फोर्स लगाएगी जिसे कहते हैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, वो लगाएगी अपवर्ड, ठीक है। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होती क्या है? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। उसकी डायरेक्शन क्या होती है? उसकी डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर विद द सरफेस दैट कम्स इन कांटेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ लकीली यही है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन यही वाली ऊपर वाली डायरेक्शन बन रही है, क्योंकि मैंने बताया था कि आपके पास अगर ये इंक्लाइंड प्लेन है तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मास m का, इसका वेट तो यहाँ होगा डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ, लेकिन क्योंकि इसकी सरफेस कांटेक्ट में यहाँ से आ रही है तो इस पे 90 डिग्री यहाँ बन रहा होगा, है ना। अब सरफेस आपने एंगल पे ले गए ना, तो समझो आपने 45 डिग्री लेट से इस सरफेस को ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो इसकी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स की डायरेक्शन भी पहले होनी चाहिए थी यहाँ, यहाँ से यहाँ चली गई, सही है ना। तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर विद द सरफेस इन कांटेक्ट, ठीक है। सरफेस कांटेक्ट में यहाँ से आ रही है और इससे परपेंडिकुलर तो ये फोर्स बनती है, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है सबको? सर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैपिटल एन से भी यस करते सर। हैं, ओके गुड, और कैपिटल आर से भी करते हैं। कुछ जगहों पे कैपिटल एन लिखते हैं इसको, कुछ जगहों पे कैपिटल आर लिखते हैं, सही है। कैपिटल एन क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसका एक नाम है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, और कैपिटल आर इसलिए लिखते हैं कि उसका एक नाम है नॉर्मल रिएक्शन, सही है। सर मुझे समझ नहीं आया, वापस समझा दे। सो रहे हो क्या? आवाज नहीं, आवाज थोड़ी सी सोई सी लग रही है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। पहले बताओ क्या समझ नहीं आया। मतलब ये बस समझ आया कि ये टेबल दोनों, मतलब ये टेबल जो ऊपर रखा हुआ है दोनों एक दूसरे को, मतलब फोर्स जो आपने बताई ना कि इस पे फोर्स लग रही है, हम्म। बस यहाँ तक समझ आया। देखो टेबल पे आपने एक ब्लॉक रख दिया मास m का, वो डाउनलोड फोर्स लगा रहा है अपने वेट के बराबर W, ठीक है, और टेबल भी इस पे एक फोर्स लगाएगी जो कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कहलाती है, और जो इस वजह से आती है जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में आता है, जितना कांटेक्ट एरिया होता है ना उसके हिसाब से फोर्स लगती है, और वो फोर्स कहलाती है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, और वो फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर सरफेस ये है, तो इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ये वाली फोर्स लग गई, ठीक है, जिसे हमने एन कह दिया, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। जबकि जब आपकी सरफेस ये थी, तो अब क्या था, अब आपकी सरफेस ऊपर चली गई तो मास यहाँ रखा हुआ है, वेट तो अब भी नीचे की तरफ ही होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, लेकिन अब सरफेस यहाँ हो गई तो सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन तो ये बन रही है ना, 90 डिग्री तो ये बन रही है ना, सरफेस अब यहाँ आ गई ना, हवा में आ गई, पहले रेस्ट कर रही थी हॉरिजॉन्टल, अब ये एंगल पे आ गई है। तो इस सरफेस के इसको एक्सेस बनाओ, यानी कि अपना प्रोटेक्टर यहाँ रखो, प्रोटेक्टर की डी की जीरो लाइन यहाँ रखो, तो यहाँ से 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, समझ रहे हो? तो ये आपकी डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉर्मल एक्शन होगी, ठीक है। ठीक है। और उठ जाओ भाई, आवाज में तुम्हारा बहुत वो लग रहा है कि तुम सो रहे हो। नहीं नहीं सर, जाग रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा भाई। दो पार्टिसिपेंट्स और आ गए हैं, क्योंकि इनको एंटर करने के लिए अलाउ करते हैं। चले आगे, मिकाल आप एंटर हो गए? आवाज आ रही है मिकाल? यस सर, आ रही है। ओके। फिर हमारे पास आती है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का सबको पता होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो पुश और पुल होती है उसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, नहीं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी तक तो इतना इंट्रोडक्शन देते हैं, हमें इसके ऊपर 4 चैप्टर पढ़ने हैं तो हम आराम से पढ़ेंगे तो उसको। देन वी हैव मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज द force offered or push or pull offered by the magnets or naturally occurring magnets or any artificial electromagnet। इसमें भी पुश और पुल होता है, ठीक है। फोर्स की डेफिनेशन वही रहेगी, बस सोर्स चेंज हो जाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट की वजह से होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, चले चलते हैं फिर। इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन को देखते हैं भाई। फ्रिक्शन के इफेक्ट्स अच्छे हैं बुरे हैं दोनों देखते हैं, सही है। वो नेगेटिव पहले इफेक्ट्स देखते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टेयर इन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन्स, ठीक है, एक ये इसका नुकसान है। मोहित बेटा यू वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, आई आस्क्ड सो मेनी टाइम्स बट यू डिड नॉट रिस्पॉन्डेड ऑन योर अटेंडेंस, सो दैट वाज कंसिडर्ड दैट यू आर नॉट देयर।
Okay. If you are there, please confirm me. I will check it in the last as well. Negative effects में हमारे पास force of friction है which causes wear and tear in the moving parts of the machine. So it is a negative effect when the wear and Hello, tear. sir. Hello. 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 Sir, your voice is lagging so much. सबको यही फील हो रहा है? बाकी Hello, लोग sir. बेटा बाकी लोग तो कोई शिकायत नहीं नो कर रहे हैं। सर। तो लैग हो रही है। तो बेटा इंटरनेट तुम्हारा वीक चल रहा होगा फिर। तुम रिकॉर्डिंग सुन लेना। यार अभी देखो बारिश के सीजन में कभी किसी का इंटरनेट डाउन चल रहा है, कभी किसी का चल रहा है, तो अभी कुछ कर तो सकते ही नहीं इसका क्लास के अंदर हम। तो आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लेना, यही कह सकता हूँ मैं। अभी जितना समझ में आ रहा है सुनो। अगर ज्यादा कंटिन्यूसली मेरी तरफ से प्रॉब्लम आ रही हो सबको, तो जरा चैट पे लिख देना या कोई बीच में अनम्यूट करके बोल देना, ठीक है? अच्छा भाई, पहले तो आपके मूविंग पार्ट्स जो है वो वेयर एंड टेयर होते हैं। जैसे मशीन्स हैं, उनके रोलिंग पार्ट्स हो गए, शाफ्ट्स हो गई, ये सब क्या होते हैं? ये फ्रिक्शन की वजह से इनमें हीट डेवलप होती है, तो ये डिटेरिएट हो जाते हैं और एक वक्त के बाद अपनी परफॉर्मेंस खराब कर जाते हैं। सही है? फिर आपको इन्हें फिर ग्राइंड करना पड़ता है या चेंज करना पड़ता है। सही है? तो दिस इज अ नेगेटिव इफेक्ट जो आपके लिए नुकसान पैदा कर रहा है ना। लाइक गाड़ी के अंदर अगर ज्यादा हीट डेवलप हो जाए या ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप हो जाए, लुब्रिकेंट्स ना हो, तो आपकी पुलीज के बेल्ट्स वगैरह टूट जाते हैं, गैसकेट खराब हो जाती है। ठीक है? तो ये सारे नुकसान वाली चीज है ना। देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूसेस इंजन पावर। इंजन पावर कैसे रिड्यूस होती है भाई? जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हाई होगी आपका इंजन के अंदर, ऑयल नहीं होगा, हाई फ्रिक्शन होगी, तो इंजन को ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी, कम फ्यूल, ज़्यादा फ्यूल यूज़ करना पड़ेगा मूव करने के लिए, और उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट होंगे। हीटिंग इफेक्ट होंगे तो और ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। पूरा इंजन रूम आपका, बेल्ट्स हो गई, वहाँ की सारी सील्स हो गई, सब खराब हो जाएंगी ना। तो ये बेसिकली फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस द हीट, इन टर्न्स इट इफेक्ट्स एंड मैनी अदर थिंग्स, राइट? अच्छा, कुछ जगहों पे इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं। जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हेल्प्स इन होल्डिंग द ऑब्जेक्ट्स वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। क्या मतलब हुआ? Hello. जी हेलो, कहिए बेटा। ये क्या है, कुछ कह रहे हो तो कह लो, वरना फिर आगे चलने दो मुझे। ओके, चले। मिस कॉल थी शायद ये। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हेल्प्स इन होल्डिंग द ऑब्जेक्ट्स वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। जैसे कि हम अगर चलते हैं ना ग्राउंड पे, तो व्हाट वी डू, वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड्स एंड इन रिटर्न द ग्राउंड पुशेस अस फॉरवर्ड्स। ठीक है? तो अगर फ्रिक्शन ना हो, तो जैसे ही हम एक पाँव रखें जमीन पे, तो हम बिल्कुल स्लिप होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कार्टून में देखा होगा, एक कार्टून स्लिप होता है तो जाता ही जाता है, रुकता नहीं है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस होगी तो फिर हम चल ही नहीं पाएंगे। एक पाँव रखेंगे, एक स्टेप लेंगे और स्लिप होते जाएंगे। तो फ्रिक्शन वहाँ फायदा देती है हमें। अंडरस्टूड? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? सर। ओके। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हेल्प्स इन स्टॉपिंग द मूविंग व्हीकल्स। जैसे कार के ब्रेक्स वगैरह आपको लगाने हो, तो फ्रिक्शन वहाँ पे। Hello, sir. बोलो मिकाल। या तुम बार बार हेलो सर बोल के चले जाते हो, मैं क्या करूँ? बाकी सबको तो आवाज आ रही है ना बेटा, मेरा क्या कसूर है इसमें, बताइए आप। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बी पेशेंट, you can listen the recording afterwards, okay? Don't disturb the class. Methods of reducing friction. There are certain methods or remedies we can say through which we can reduce the friction. ठीक है? जहाँ पर फ्रिक्शन की नीड नहीं है। लाइक यू कैन यूज हाईली पॉलिश सरफेस और मूविंग पार्ट्स। जैसे मूविंग पार्ट्स हैं, उनको टाइम टू टाइम अगर आप पॉलिश करें, यानी कि उनको बफ करें या उनके ऊपर पॉलिश रखें और क्रोम कर दें, तो इससे क्या होगा, उनके अंदर फ्रिक्शन रिड्यूस होगी। क्यों?
क्योंकि जो एरिया स्लिपरी होता है, स्मूथ होता है, शाइनी होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन कम से कम होती है। ठीक है, तो टू रिड्यूस द फ्रिक्शन you have to make the surface smooth, right? Why? Because friction is the surface dependent force. Friction always increases due to the rough surfaces. When two surfaces comes in contact, there is a frictional force which always opposes the motion, right? This is the definition of friction. When two surfaces comes in contact, so there is a self-opposing force generates which always opposes the motion of an object. It depends upon the quality or type of surface. If the surface is smooth enough, friction will be lesser. If the surface is rough, friction will be higher. Got it? फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. ओके. यूजिंग अ लेयर ऑफ लुब्रिकेंट बिटवीन मूविंग पार्ट्स, या तो आप फिर इसको स्मूथ बनाने के लिए क्या करें, लुब्रिकेंट्स लगाएं. ठीक है ना, जो पुराने पार्ट्स सर होते हैं. जी. सर वो आप बता देंगे फ्रिक्शन मतलब कौन सी फोर्स है सर? मैं जरा वॉइस सही नहीं आ रही है. फ्रिक्शन बेटा देखो, जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने हाथ को, पहले हाथ को दूसरे हाथ से रब किया, सही है, तो दो सरफेसेस जी कांटेक्ट में आ गई. या आपने अपने फीट जी को किसी रोड से रब किया, तो ये भी दो सरफेस कांटेक्ट में आ गई. तो जब दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है ना, मूव करती हैं, तो नेचुरली फ्रिक्शन डेवलप हो जाती है. फ्रिक्शन, ओके सर. और दैट इज द सेल्फ ओपोजिंग फोर्स. वो ओपोज करेगी मोशन को. फ्रिक्शन कभी नहीं चाहेगी कि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए और मूव करें. फ्रिक्शन चाहेगी वो दोनों एक ओके दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए और वहीं पे रेस्ट करें. ठीक है, तो इट डिपेंड्स के यस सर. सरफेस कैसी है. अगर सरफेस स्मूथ होगी ना, तो फ्रिक्शन ओपोज नहीं कर पाएगी ज्यादा. फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस in case of smooth surfaces and friction is always higher in case of rough surfaces. Clear है ये बात? जी सर, थैंक यू. Okay, welcome. Then what you can do, you can use a layer of lubricants. यानी कि you can brush the lube oils over the moving parts so that friction reduces. अब देखो, lubricant, water या कोई भी ऐसा liquid जो हम दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में ले आए, दोनों सरफेस के बीच में ले आए, तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे पानी गिरा हुआ है और आप वहां पर चलने की कोशिश करें, तो आप स्लिप हो जाएंगे. हालांकि उस फ्लोर को अगर आप ड्राई कर दें तो आप वहां स्लिप नहीं होंगे. वजह क्या है, कोई भी लुब्रिकेंट हो, जरूरी नहीं ऑयली हो, वाटर भी हो सकता है, डिपेंड करता है सरफेस कितनी रफ है. ज्यादा रफ होगी तो फिर ज्यादा थिक लिक्विड यूज किया जाएगा. तो लुब्रिकेंट जब आप यूज करते हैं इन बिटवीन बोथ सरफेसेस, तो आपकी फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, अब हम बात करते हैं यूजिंग अ बॉल बेयरिंग. बॉल बेयरिंग क्या होते हैं? बॉल बेयरिंग के बारे में सुना है कभी? एनी आइडिया? टाइटल भी उसके अंदर. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. किसी को बॉल बेयरिंग का नाम पता हो, कोई है जिसने ना देखा हो कभी बॉल बेयरिंग्स क्या होते हैं? सर बियरिंग को कहते हैं. हाँ, बेयरिंग को कहते हैं. जी देखिए सर कभी, देखा. जी सर देखिए. सिल्वर कलर की होती है ना, टायर. सर टायर. टायर्स के अंदर होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली. चलो मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ, होता है किसी स्टूडेंट ने कभी ना देखी हो तो. कोई इतना मासूम भी तो हो सकता है ना. अभी दिखा देते हैं. ये देखिएगा, ये होती हैं बॉल बेयरिंग्स. अब तो शायद सब रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना. ये टायर्स जी के सर, अंदर. ये देखिए ओके. स्पिनर में भी होती है, स्पिनर में. बिल्कुल होती है. इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है कि देखो, ये बॉल बेयरिंग सर्कल है ना, आपने राउंड शेप की चीज रहा, ये पूरा सॉलिड होता तो इसकी फ्रिक्शन ज्यादा होती. ये सर्कल है, इसकी फ्रिक्शन कम है. क्यों? क्योंकि भाई बॉल है ना, बॉल की बहुत कम सरफेस जो है वो कांटेक्ट में आएगी फ्लोर से.
ये देखो ये पूरा एक सर्कल है, अगर ये पूरा एक रेक्टेंगल होता तो इतनी बड़ी सरफेस यहाँ से यहाँ तक कांटेक्ट में आती। सर्कल की सूरत में क्या है, इतनी सी सरफेस खाली कांटेक्ट में आई है, तो आपने कांटेक्ट एरिया रिड्यूस कर दिया। तो फ्रिक्शन कम करने का एक और तरीका ये है कि आप कांटेक्ट एरिया कम कर दें। जब सरफेसेस कांटेक्ट में ही कम से कम आएंगी तो इनकी फ्रिक्शन भी कम से कम होगी। ठीक है, बात समझ रहे हो? हमेशा अगर फ्रिक्शन रिड्यूस करनी हो ना तो आप रोल कर दो। जैसे एक एग्जांपल है, आपके घर में पानी आता होगा, जैसे डिस्पेंसर वाटर होता है, उसकी बॉटल को आप हाथ से उठाओ और उसकी बॉटल को आप जमीन पे जो है स्लाइड करवाओ, रोल करवा के ले जाओ। दोनों में आसान कौन सा होगा? हाँ भाई, रोल कराने वाला ना। वजह क्यों है? क्योंकि जब आप वैसे हाथ से उठा के ले जाओगे या ड्रैग करके जमीन से ले जाओगे धक्का लगा के, जब पूरी बेस उसकी जमीन की तरफ होगी तो वो ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आ रहा हो तो ज्यादा फ्रिक्शन आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल उसके कॉन्ट्रैरी अगर आप उसको फ्लोर पे रोल कराओ तो बहुत थोड़ा सा एरिया उसका कांटेक्ट में आ रहा होगा। तो जब एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाएगा ना तो भी फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी। सही है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, then the fourth thing is to making the aerodynamic shape of moving objects। एरोडायनामिक शेप ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये कि जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक एरोप्लेन है, ठीक है, लाइक आपकी कार्स हैं, मोटर्स बाइक्स हैं, इनका शेप ऐसा बनाओ या इनकी साइड्स में ऐसी कट्स लगाएं कि ये एरोडायनामिक शेप हो, यानी कि ये एयर को मैक्सिमम लेवल तक कट करें। तो एयर रेजिस्टेंस जो है इनको कम से कम ऑफर होगी, यानी इनकी साइड्स जो हैं वो ब्रॉड ना हो, इनका सेंटर ब्रॉड हो। तो फिर क्या होता है कि जब आप रन करते हैं ना इनको, तो एयर रेजिस्टेंस इनको कम से कम ऑफर होती है। तो जब एरोडायनामिक शेप बनाते हैं आप तो आपकी फ्रिक्शन रिड्यूस होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द मोशन ऑफ अ व्हीकल। इफेक्ट क्या क्या होते हैं फ्रिक्शन के किसी मूविंग व्हीकल के ऊपर? अच्छा, ये चीज़ जरा ध्यान से याद रखिएगा यहाँ पर, ये दो टॉपिक्स क्योंकि ये पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहला इफेक्ट क्या है, टायर सरफेस। इफ टायर सरफेस इज इन गुड कंडीशन देन देयर इज मोर फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड। ये अच्छी बात है या सही सही बात नहीं है? तो बताएगा कि अगर टायर सरफेस ज्यादा फ्रिक्शन वाली है तो गुड कंडीशन में है तो मोर फ्रिक्शन आएगी, तो ये सही है या नहीं है? ये अच्छी नहीं है। सही है, गुड फ्रिक्शन में आएंगे अगर टायर सही होगा तो क्या कह रहे हो? फ्लोर के साथ। ये सही है सर। यानी कि फ्रिक्शन ज्यादा होनी चाहिए ना टायर। ई। अच्छा, और कोई कुछ कहना चाहेगा उसके ऊपर? बाकी बच्चे सिर्फ सुनेंगे? फ्रिक्शन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जी बेटा, फ्रिक्शन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वो तो जनरल रूल तो नहीं है ना, सिचुएशन के हिसाब से होनी चाहिए ना। कहीं पे ज्यादा फ्रिक्शन फायदेमंद है। आपको गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, आपने हाथ से रब किया, फ्रिक्शन आ गई, तो उधर तो आप बोलोगे अच्छा यार फ्रिक्शन आया तो फायदा है मुझे। जनरल रूल तो नहीं है फ्रिक्शन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कहीं कम भी हो सकती है, कहीं ज्यादा भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। अच्छा, और कोई जवाब देना चाहेंगे या फिर आप लोग अपनी राय अपने पास ही महफूज रखेंगे? तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद पूछता हूँ फिर। जी सुफियान रशीद बताएंगे? हेलो। जो जवाब नहीं दे रहा होगा ना मैं उसकी अटेंडेंस माइनस कर दूंगा। ये ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि लॉग इन करके अटेंडेंस लगाई और चले गए। अहमद अली अबान, क्यों है अच्छी बात ये, फेवरेबल क्यों है? सुफियान रशीद आपके एब्सेंट लगा रहा हूँ मैं, ठीक है? आपका जवाब नहीं आ रहा मेरे पास, बिल्कुल भी कहीं से आवाज नहीं आ रही। सही कह रहे हैं अहमद, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देन वी हैव मोहिब अली। मोहिब अली,
बेटा ये 5 मिनट में मीटिंग एंड हो रही है तो मैं नया सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग फौरन ज्वाइन करें।